क्योंकि लाइक क्यों नहीं। तो वो सब सिटी की तरफ निकलते हैं सुशी मैन से मिलने। बिएट्रिक्स रास्ता दिखाती है लेकिन थोड़ी वरीड है क्योंकि लास्ट टाइम उसने सुशी मैन से बात की थी, वो भी 3 दिन पहले। तो सच कहूं उसके पास कोई गारंटी नहीं है कि वो अभी भी जिंदा है, लेकिन सुशी के लिए उसका यकीन इतना सॉलिड है कि होप छोड़ने का ऑप्शन ही नहीं है। फिर वो एक टर्न लेते हैं और देखते हैं कि पूरी स्ट्रीट ज़ॉम्बीज से भरी हुई है, लेकिन ये ऑब्स्टेकल उन्हें सुशी पाने से नहीं रोकने वाला। तो बिएट्रिक्स और टेंडो दोनों सूट अप करते हैं फुल हीरो मोड में। वो दोनों सुपर मोटिवेटेड हैं। लेकिन अगर तुम सोच रहे हो कि उनके पास कोई सॉलिड प्लान है तो बिल्कुल नहीं, कोई प्लान नहीं है। लेकिन शिजुका सोचती है कि उसके पास एक अच्छा प्लान है, और प्लान ये है ज़ॉम्बीज को अट्रैक्ट करने के लिए सबसे ज्यादा क्रेजी चीज यूज करनी थी, केंचो का पिछवाड़ा। प्लान काम कर रहा था, ज़ॉम्बीज उससे अट्रैक्ट हो रहे थे, तो केंचो पागलों की तरह भागने लगता है उनसे बचने के लिए। और जैसे ही वो सब एक कॉर्नर में फंस जाते हैं, टेंडो एक ट्रक से ज़ॉम्बीज को ट्रैप कर देता है और तभी बिएट्रिक्स एंट्री लेती है, जो उन ज़ॉम्बीज को एक एक करके स्लाइस करने लगती है। कार की आवाज और भी ज़ॉम्बीज को खींच लाती है और अब असली खेल शुरू होता है। सब ज़ॉम्बीज को एक जगह जमा करके वो लोग अल्कोहल की बॉटल्स उन पे फेंकना शुरू करते हैं और बस आग लगाना बाकी होता है। लेकिन एक छोटी सी चीज चेक करना भूल गए थे, जो मैचेस उनके पास थी वो अब काम भी करती हैं या नहीं। अब ज़ॉम्बीज टेम्पररी डिफेंस तोड़ के अंदर घुस रहे हैं और सीधा उनके आरवी की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर ज़ॉम्बीज ने आरवी को घेर लिया तो न वो मूव कर पाएंगे न वापस अंदर आ पाएंगे और सारी फ्रेश फिश और सुशी का सपना खत्म। टेंडो ऐसा होने नहीं देगा। वो ट्रक के ऊपर से एक हेरोइक जंप लेता है सीधा ज़ॉम्बीज की तरफ, अपनी जान दांव पे लगाने के लिए, क्योंकि उसके लिए ज़ॉम्बी बन जाना तो चलेगा लेकिन सुशी मिस करना बिल्कुल भी नहीं। और बिएट्रिक्स भी मैदान में उतर जाती है टेंडो के साथ देने के लिए। लेकिन अब लग रहा था कि बात हाथ से निकल रही है। 2 लोग और इतने सारे ज़ॉम्बीज, स्थिति काफी टाइट हो गई थी। लेकिन शिजुका के पास एक बैकअप प्लान था। वो एक ड्रोन का यूज करती है और ज़ॉम्बीज को वापस खींचती है सीधा मेन स्क्वायर की तरफ। वो गेम्स खेलना छोड़ चुकी है। अब उसके पास एक फुल स्टेशन सेटअप है फ्यूल में भीगे ज़ॉम्बीज को उड़ान पे भेजने के लिए। केंचो ने एक आग से भरी बॉटल फेंक दी और ज़ॉम्बीज लिटरल फायरवर्क्स की तरह फटने लगते हैं जैसे ही वो सब आग पकड़ने लगते हैं। और यह सब ग्रुप एक पास की रूफटॉप से देख रहा होता है। जैसे ही सारे ज़ॉम्बीज का काम तमाम होता है, अब उनके रास्ते में कुछ भी नहीं बचा और अब वो वही कर सकते हैं जो वो पूरे दिन से करना चाहते थे, अपना मुंह फिश मीट से भरना। सुशी शेफ ओरिजिनली गनमा से था, लेकिन उसने पिछले 30 साल सिर्फ एक चीज में लगा दिए, अपनी फिश सर्व करने की कला को परफेक्ट बनाने में। तो जब उसने देखा कि अभी भी लोग हैं जो उसका सुशी खाना चाहते हैं, तो उसका दिल खुशी से भर गया। बाकी लोग तो ऑलरेडी खाना शुरू कर चुके थे, लेकिन बिएट्रिक्स अभी भी अपना पहला बाइट लेने में हेजिटेंट थी। वो सुशी उठाती है, सोया सॉस में हल्का सा डिप करती है और जैसे ही पहला बाइट लेती है, उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। ये देखकर सुशी मैन भी रो पड़ता है। ये मोमेंट बस इसी के लिए था। वो थका देने वाले हफ्तों तक काम करना, अपनी बेटी की शादी मिस करना, अपनी बीवी के फ्यूनरल में न जाना, सब कुछ सिर्फ इस एक मोमेंट के लिए था। और हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, उसने खुद ऐसा बोला। शायद उस मोमेंट में उसे यह एहसास हो गया था कि अपने काम के चक्कर में वो अपनी जिंदगी को कितना उदासी भरा बना चुका था। और तभी वो अनाउंस करता है, अब जबकि यहाँ कोई जिंदा कस्टमर दोबारा नहीं आने वाला, तो आज रात में स्टोर की सारी बियर्स खत्म करूंगा। अगले दिन गैंग वापस रोड पर होती है, लेकिन इस बार राइड काफी अनकंफर्टेबल है क्योंकि गर्मी की लहर ने लिटरली उनकी बैंड बजा दी है। अंदर बिएट्रिक्स हीट के बारे में कंप्लेन करती जा रही है। ग्रुप ने कई दिनों से एक भी प्रॉपर शावर नहीं लिया, तो ऑब्वियस है सबकी स्मेल अब इस लेवल की है कि ज़ॉम्बीज भी पास आने से पहले 2 बार सोचें। तो हाँ, ये होने वाला है एक क्लासिक बाथ एपिसोड। वो सब आराम से अपने बाथ आउटफिट्स में चेंज करते हैं और बिएट्रिक्स एक बार फिर अपनी खूबसूरती की ताकत से सबका ध्यान खींच लेती है। अपने जापान के लिए बेपनाह प्यार की वजह से बिएट्रिक्स को हॉट स्प्रिंग्स के बारे में काफी अच्छी नॉलेज है, लेकिन ऑनेस्टली किसी ने ढंग से उसकी बात भी नहीं सुनी, बस आखिरी लाइन को छोड़ के। ईडो के जमाने में लोग कहते थे ये हर बीमारी का इलाज है, सिर्फ मोहब्बत में डूबे बेवकूफों के लिए नहीं। तो बात तो सीधी है, ये सब टेंडो के काम नहीं आने वाला, क्योंकि बंदा अभी भी शिजुका के लिए पूरी तरह लट्टू है। वो थोड़ी सी लाइन मारने की कोशिश करता है और बात को हल्का सा रोमांटिक मोड देना चाहता है, लेकिन शिजुका बिल्कुल शांत और समझदार बनी रहती है। वो साफ कह देती है प्यार वार बेकार की बातें हैं, और बात करते करते शिजुका टेंडो को इनडायरेक्टली ब्रोक भी कह जाती है। थोड़ी देर बाद टेंडो और केंचो मेंस बाथ में कूद जाते हैं। शिजुका उन्हें देखकर थोड़ी एक्साइटेड हो जाती है और डिसाइड करती है कि अब वो भी विमेंस बाथ की तरफ जाएगी। लेकिन बिएट्रिक्स वापस आती है कहते हुए वहाँ हॉट वाटर नहीं है, लगता है उस सेक्शन का पंप टूट गया है। ये सुनते ही दोनों सोच विचार वाले मोड में चले जाते हैं और बिल्कुल सीरियस टोन में कहते हैं, हालात देखकर तो लगता है कोई दूसरा ऑप्शन बचा ही नहीं, लेकिन गलत मत समझना, हमें इसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं हो रही, तो ठीक है अब आ जाओ, ज्वाइन कर लो हमें। लेकिन शिजुका उनके इरादे समझ गई थी, इसलिए उसने तुरंत मना कर दिया। फिर भी उनकी बातें बिएट्रिक्स के दिल तक पहुंच गईं और वो बिना झिझक उनके साथ बात लेने के लिए तैयार हो गई। और ये देखकर दोनों लिटरली रो पड़ते हैं। लेकिन बिएट्रिक्स के अंदर आने से पहले टेंडो और केंचो पीछे मुड़ के देखते हैं कि बाथ एरिया एक्चुअली नंगे ज़ॉम्बी आदमियों से भरा हुआ था, तो सबको जल्दी भागना पड़ा। वो भाग के बच गए थे और खुशकिस्मती से कोई माउंटेन क्लाइंबर ज़ॉम्बीज वहां नजर नहीं आए, इसलिए अब वो थोड़े सेफ थे। पर सेफ होने का क्या फायदा जब वो लोग हॉट स्प्रिंग्स का मजा भी नहीं ले पाए। सब अपनी बदकिस्मती पे रो रहे थे, लेकिन थकान के मारे जल्दी ही सो गए। रात के बीच टेंडो की आंख खुलती है, प्यास लगी होती है तो जंगल में कुछ खाने पीने का ढूंढने निकल पड़ता है, लेकिन उसे मिलता है कुछ और भी अनएक्सपेक्टेड, एक नेचुरल हॉट स्प्रिंग जो पहाड़ों के बीच सुकून और शांति में बसा होता है। वो ज्यादा सोचे बिना अपने सारे कपड़े उतारता है और पानी में जाके डूब जाता है पूरे रिलैक्सेशन मोड में।
में। जैसे ही वो पानी में आराम से चिल कर रहा होता है, अचानक किसी से टकरा जाता है और उसके होश उड़ जाते हैं जब वो देखता है कि शिजुका भी उसी हॉट स्प्रिंग में बिना कपड़ों के ऑलरेडी एंजॉय कर रही होती है। एक सपने जैसा लम्हा, लेकिन टेंडो के दिल की हलचल अब भी शांत नहीं होती। वो तुरंत सिचुएशन के लिए माफी मांगता है, जिसके ऊपर शिजुका हल्की सी स्माइल के साथ कहती है कोई बात नहीं, लेकिन उसके टोन से क्लियरली लगता है कि टेंडो को तुरंत निकलना चाहिए। लेकिन टेंडो बात पलट देता है, नहीं, मुझे इनमें से किसी एक मोमेंट में पूरा दिन बिताना था और मैं इस मौके को मिस करने से पहले मर जाना पसंद करूंगा। एक थोड़ी ऑकवर्ड साइलेंस के बाद शिजुका हल्का सा सॉफ्ट हो जाती है। वो टेंडो से माफी मांगती है अपनी थोड़ी सी सख्त सोच के लिए कि रिलेशनशिप कैसे चलती है और क्यों उसने हर बार उसे दूर रखने की कोशिश की। बचपन से शिजुका को सिखाया गया था कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो हमेशा सही होते हैं और दूसरे जो इतने पावरफुल होते हैं कि खुद को सही बना लेते हैं। उसके पापा का एक ही रूल था, अपनी पोजीशन कभी मत खोना और लड़ते रहो जब तक सामने वाला हार ना मान ले। और उस एक पल के लिए शिजुका अपनी पुरानी आदतों में वापस चली जाती है और खुल के कहने की हिम्मत नहीं कर पाती जो वो सच में कहना चाहती थी। टेंडो सॉफ्टली पॉइंट करता है कि शिजुका पहली बार अपने इमोशंस के साथ ऑनेस्ट लग रही है। शिजुका को तुरंत समझ आता है कि वो सही कह रहा है और वो कह देती है कि उसे ऐसा पार्टनर चाहिए जिसके साथ वो खुलकर बात कर सके। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे का रंग थोड़ा बदल जाता है, क्योंकि उसे समझ में आता है कि उसने टेंडो के लिए अपने दिल का रास्ता खुद ही खोल दिया। टेंडो हल्का सा मुस्कुराता है और मजाक में पूछता है, तो तुम वाकई वही कहना चाहती हो जो मैं सोच रहा हूँ? शिजुका अभी जवाब देने ही वाली होती है कि तभी केंचो और बीएट्रिक्स वहाँ आ जाते हैं। उन्हें देख के तुरंत लगता है कि यह दोनों उनके बिना ही मजे ले रहे थे। बिना सोच समझे दोनों तुरंत कपड़े उतारते हैं और फुल स्पीड में हॉट स्प्रिंग में जंप मार देते हैं। उसके बाद सब गनमा की तरफ निकल पड़ते हैं। बीएट्रिक्स टेंडो के मॉम डैड की सेफ्टी को लेकर थोड़ी चिंतित होती है, लेकिन टेंडो कॉन्फिडेंटली कहता है ज़ॉम्बी अपोकलिप्स से तो वो कभी नहीं हारेंगे, घुटनों के दर्द से शायद, लेकिन ज़ॉम्बीज उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, ये तो पक्का है। अगर वो अभी भी जिंदा है तो केंचो सोचता है कि उसे उनसे मिलने का कोई तरीका ढूंढना चाहिए और उसके दिमाग में पहला ख्याल आता है, मैं नंगा हो जाता हूँ। और ये सुनते ही टेंडो तुरंत आरवी को फुल स्पीड में भगा देता है। फिर शिजुका हल्की मुस्कुराहट के साथ पूछती है, क्या तुम थोड़े नर्वस हो? क्योंकि आखिरी बार उसकी मुलाकात उनसे 3 साल पहले हुई थी। जबकि वो खुद को नर्वस फील नहीं कर रहा होता, उसके मन में लगता है कि डैड से बात करना थोड़ा अजीब होगा, क्योंकि पिछली बार उन्होंने बड़े अजीब से अंदाज में अलविदा कहा था। लेकिन उसकी सोच वहीं रुक जाती है जब बीएट्रिक्स अचानक जोर से चिल्लाती है रोड पर एक रुकावट होने के बारे में। टेंडो तुरंत आरवी रोकता है और बाहर जाकर रोड ब्लॉक को चेक करता है। जैसे ही वो उसके करीब जाता है उसे पता चलता है कि सुरंग के अंदर सैकड़ों ज़ॉम्बीज भरे हुए हैं। उसका गांव सुरंग के दूसरी तरफ था, इसलिए सबको चिंता होने लगती है कि कहीं उनके साथ कुछ हो ना गया हो। लेकिन टेंडो ध्यान से ज़ॉम्बीज के चेहरे देख के अपने आप को तसल्ली देता है, क्योंकि उसे अपने गांव का कोई पहचाना हुआ चेहरा नजर नहीं आता। तो अभी भी उसके दिल में विश्वास है कि उसका गांव सेफ है, क्योंकि वो सुरंग से नहीं गुजर सकते। उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, आरवी छोड़कर जंगल के रास्ते पहाड़ों के चारों तरफ से होते हुए गांव तक पहुंचना। हालांकि टेंडो के पास अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं है कि ज़ॉम्बीज ने उसके गांव पर कब्जा कर लिया है, फिर भी उसके मन में उनके जिंदा होने को लेकर शक जग गया है। लेकिन शिजुका एक जरूरी बात बताती है कि सुरंग के दूसरे किनारे को भी सील कर दिया गया था। इसका मतलब ये हो सकता है कि गांव के लोगों ने शहर से आ रहे ज़ॉम्बीज को सुरंग में ही फंसाकर अपनी सेफ्टी का एक तरीका ढूंढ लिया हो। और तभी उनके पीछे से एक जोर से चिल्लाने की आवाज सुनते और देखते हैं एक आदमी उनकी तरफ पागल की तरह भागता आ रहा है। लेकिन असली मसला ये नहीं है, मसला है ज़ॉम्बीफाइड सुअर जो उसका पीछा कर रहा होता है। बीएट्रिक्स तुरंत एक्शन लेती है और सुअर की उबलती आंखों के बीच एक तीर घुसा देती है। कुमानो उनकी मदद के लिए उन्हें थैंक्स बोलता है और टेंडो पूछता है, तुम यहाँ पहली जगह में आई ही क्यों? वो कहता है कि उसके पास कोई चॉइस ही नहीं थी, शहरों पर ज़ॉम्बीज का कब्जा हो चुका था, तो वो इस पूरे मेस से बचने के लिए यहाँ आ गया। बाकी लोग भी उसकी बात से सहमत होते हैं, लेकिन जंगल में अकेले रहना कोई समझदारी वाली बात नहीं लगती। पर चिंता मत करो, ये आदमी माइनक्राफ्ट स्टीव की तरह है और उसकी तरह बना भी सकता है। वो एक मास्टर कारपेंटर है, अगर उसके पास घर नहीं है तो वो खुद के लिए एक घर खड़ा कर सकता है। और टेंडो वो भी इस एक्शन में शामिल होना चाहता है, क्योंकि यह काम उसकी बकेट लिस्ट में था। वो कुमानो से कहता है कि शायद इसलिए वो इतनी जल्दी में था क्योंकि उसे अपना ट्री हाउस कंप्लीट करना था। तो वो लोग उसकी मदद करने लगते हैं। ये बात बिल्कुल इग्नोर कर दी जाती है कि टेंडो असल में अपने पेरेंट्स को देखने जा रहा था, देखने की कहीं वो ज़ॉम्बी शफल तो नहीं कर रहे। लेकिन क्लियरली ये काम उसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। कुमानो उनकी मदद से खुश है और जैसे जैसे वो लोग बिल्ड करते हैं वो उन्हें कारपेंट्री के लेसन्स देना शुरू करता है। ट्री हाउस किस तरह का बनेगा ये उस ट्री पर निर्भर करता है, इसलिए सीखना पड़ता है कि ट्री से कैसे पूछना है। अगर ट्री मर गया तो आपका घर भी मर जाएगा, इसलिए आसपास जो भी हो रहा है हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखना पड़ता है ताकि आप अपने ट्री को हेल्थी रख सको। टेंडो बताता है कि उसका हमेशा से एक सपना था, एक ट्री हाउस बनाना। ये सुनकर कुमानो को अपने बेटे की याद आ जाती है, लेकिन जब टेंडो उसे उसके बारे में पूछता है तो कुमानो चुप हो जाता है। कुमानो का बेटा ज़ॉम्बी बन गया था अपनी माँ के काटने से, जो खुद भी ज़ॉम्बी बन चुकी थी, और उसे अपने ही हाथों से दोनों को मारना पड़ा। सबसे दर्दनाक बात यह थी कि मरने से पहले उसे अपने बेटे के साथ ठीक से बात करने का मौका भी नहीं मिला। लेकिन टेंडो कहता है मैं हूँ सपोर्ट करने के लिए। वो ट्री हाउस पर काम करते रहते हैं जब तक कि वो कंप्लीट नहीं हो जाता और वो बहुत अच्छा दिख रहा है। लेकिन मैं डेफिनेटली उस स्लाइड का यूज नहीं करूंगा जिस पर केंचो पहले ही जा चुका है। अब जब ट्री हाउस बन चुका है, टेंडो और बाकी लोग गनमा
विलेज की ओर अपनी यात्रा जारी रखते हैं और टेंडो दिखाता है कि उसके मॉम डैड क्या कहते थे जब वो बताते थे कैसे वो स्कूल जाया करते थे। लेकिन चाहे ये ट्रैप उन्हें भी मार सकता था, कम से कम इतना तो क्लियर है कि कोई भी ज़ॉम्बी इस डेथ ट्रैप को पार नहीं कर सकता। यहाँ से उन्हें आखिरकार गांव दिख जाता है और वहाँ पहुंचने के लिए वो जंगल के रास्ते आगे बढ़ते हैं। चलते हुए टेंडो सोचता है कि उसने इतने मौके होने के बावजूद भी सालों के दौरान कभी गांव वापस नहीं आया, तो वो अब वापस आकर उनका एहसान चुकाने के लिए मन बना लिया है। लेकिन जब वो पहुंचते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता, बिल्कुल कोई भी नहीं। टेंडो का दिल घबरा जाता है, उसे लगता है शायद ज़ॉम्बीज़ ने सबको मार दिया और वो उन्हें ढूंढने के लिए इधर उधर दीवानों की तरह भागना शुरू कर देता है। और तभी सबको एक छोटी सी झोपड़ी में सब मिलते हैं, कुछ अजीब सा करते हुए। वहीं टेंडो अपने मॉम डैड को भी पा लेता है और तुरंत उनसे बार बार माफी मांगने लगता है कि वो उनके लिए कुछ नहीं कर पाया और 3 साल तक एक बार भी मिलने नहीं आया। लेकिन उसके डैड उसकी बात नहीं सुनना चाहते, वो सीधा उसके सिर पर एक थप्पड़ लगा देते हैं। फिर वो दूसरों की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं जब तक तुम यहाँ हो खाली कमरों में रह सकते हो। और इतना कहकर बिना कुछ और बोले वो फील्ड्स की तरफ निकल जाते हैं। टेंडो की मॉम सबके लिए खाना बनाती है, जंगल में मिलने वाले पौधों का यूज करके। शिजुका यह देखकर हैरान होती है कि यह लोग कितने सेल्फ सफिशिएंट हैं। गांव छोटा और अलग थलग है और सर्दियों के वक्त वो लगभग दुनिया के बाकी हिस्सों से कट दिए जाते हैं, इसीलिए ज्यादातर चीजें वो लोग खुद ही उगाते हैं और अपने दम पर जीते हैं। शहर के लोगों ने सुना था कि गनमा एक सुरक्षित जगह है, लेकिन एक बार फिर कुछ लोगों ने जो छुपा रहे थे कि वो ऑलरेडी बाइट हो चुके हैं, सब कुछ बिगाड़ दिया। ज़ॉम्बीज़ का स्प्रेड रोकने के लिए गांव वालों को मजबूरन सुरंग सील करनी पड़ी। जो लोग अनइन्फेक्टेड हैं और सेफ तरीके से गांव तक पहुंच गए, उनके लिए यहाँ कुछ एक्स्ट्रा घर बने हुए हैं जहाँ वो रह सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच भी टेंडो के पास एक मिशन है, अपने मॉम डैड की मदद करना, उस वक्त को पूरा करना जो उसने उनके साथ कभी नहीं बिताया। वो अपनी मॉम से शुरू करता है, बर्तन धोने में हाथ पताकर और उनके लिए छोटी मोटी चीजें करके। लेकिन मॉम सिर्फ इतना कहती हैं, सब ठीक है, बस अपना काम कर। चाहे वो मॉम की हेल्प नहीं कर पाया, अभी भी उसके पास एक चांस है डैड की मदद करने का। वो फार्म पर उनके साथ जाता है, वहाँ ज्यादा बात नहीं होती, सिर्फ चुपचाप काम। लेकिन टेंडो को यह खामोशी भी काफी अजीब लगती है। वो हल्का फुल्का बातचीत शुरू करता है, लेकिन उसके डैड सिर्फ छोटी छोटी और बोरिंग बातें करते हैं। ज्यादा कैजुअल बात करना उनके लिए मुश्किल है। टेंडो कंफ्यूज है, लेकिन उसके इरादे साफ है, वो हार नहीं मानने वाला। शाम को उसके डैड को हम खांसते हुए देखते हैं और वो भी खून के साथ। ये बिल्कुल अच्छा साइन नहीं है, लेकिन वो प्रिटेंड करते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। घर लौटते वक्त वो कुछ शहर से आए लोगों से टकराते हैं। टेंडो को लगता है मैंने इन्हें कहीं पहले देखा है। वो लोग सीधा ज़ॉम्बीज़ वाली सुरंग की तरफ जा रहे होते हैं और उनके इरादे बिल्कुल सही नहीं लगते। लीडर एक एवरेज लूजर था, शायद लूजर होने में एवरेज से भी ऊपर था, तो उसके लिए जब दुनिया कोलैप्स हुई तो वो खुश नहीं हो सकता, क्योंकि इसका मतलब था कि उसे अब कोई रूल्स फॉलो नहीं करने पड़ेंगे। तो वो पहली चीज करता है जो एक हार्डकोर स्मोकर ऐसे वक्त में करेगा, सीधा सिगरेट स्टोर में घुस के चोरी करता है। वहाँ उसे कुछ और लूजर्स मिलते हैं जिनके बाल देख के लगता है जैसे उनकी बार्बर से जन्मों पुरानी दुश्मनी हो। फिर सब मिलके एक ग्रुप बना लेते हैं जो टेंडो की ज़ॉम्बी बनने से पहले करने वाली 100 चीजें जैसा ही लगता है, बस थोड़ा उल्टा। मेरा मतलब पूरा ही उल्टा। अगले दिन हम टेंडो को कुछ नया ट्राई करते देखते हैं, जब लड़कियां उसके बालों के साथ एक्सपेरिमेंट कर रही होती हैं, ताकि उसे वो हेयर स्टाइल मिल सके जो ज्यादातर लड़के सोचते हैं कि उन पे सूट करेगा, घुंघराले और लंबे बाल वाला लुक। बाद में सब टी ब्रेक ले रहे होते हैं और तब पता चलता है कि जिस लड़की ने टेंडो के बालों का स्टाइल बनाया वो एक्चुअली एक्सपर्ट है, क्योंकि उसने 10 साल तक हेयर सैलून में काम किया है। तो जब उसने सुना कि टेंडो ये लुक ट्राई करना चाहता है तो उसने तुरंत मदद करना चाहा। दूसरी 2 लड़कियों में से एक टोक्यो में कॉलेज में पढ़ती थी और दूसरी मूवीज के लिए प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट है। टेंडो क्यूरियस हो जाता है जब उसे पता चलता है कि उसने मूवीज पे काम किया है और पूछता है कौन सी मूवी, तो वो उसे सॉन्ग ऑफ द डेड नाम की मूवी का पोस्टर दिखाती है। टेंडो थोड़ा शॉक्ड होता है क्योंकि उसने पहले ये मूवी देखी तो थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इसे जापान में शूट किया गया था। वो एक्साइटेड हो जाता है और तब लड़की बताती है उस वक्त हम इस ज़ॉम्बी मूवी के सीक्वल की शूटिंग कर रहे थे, लेकिन बीच शूट के ही ज़ॉम्बी कांड शुरू हो गया और ये ज़ॉम्बी अटैक के लिए शायद सबसे बेहतर जगह थी ही नहीं, क्योंकि पहले तो सबको लगा कि यह सिर्फ एक प्रैंक है। लेकिन जैसे ही कोवर्कर्स का खून जमीन पे बहा हुआ दिख गया, और सबसे बुरा तो ये था किसी के पास कैमरा भी नहीं था ये सब रिकॉर्ड करने के लिए, तब सबको फाइनली समझ आ गया ये प्रैंक नहीं है, ये रियल है। रास्ते में काफी कुछ हुआ, लेकिन जब वो गांव तक पहुंचे तो वहां के लोगों ने उन्हें खुले दिल से एक्सेप्ट किया। और भले ही अभी यह सिर्फ एक छोटी सी विश हो, वो लड़की चाहती है कि काश मैं यहीं सबके साथ रह सकूं। एक छोटी सी हट में शिजुका एक ट्यूब से फूंक मारकर आग जलाने की कोशिश कर रही होती है। तभी एक दादी आती है और उसके काम के लिए शुक्रिया कहती है। दादी जानती है कि यह काम शिजुका के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि यह उसकी रोज की जिंदगी का हिस्सा नहीं था, लेकिन शिजुका को कोई दिक्कत नहीं। इस एपोक्लिप्स में सर्वाइव करने का बेस्ट तरीका शायद उन स्किल्स पर डिपेंड करता है जो बिजली आने से पहले यूज की जाती थी, और वह ऑनेस्टली यहाँ के लोगों से सीखने के लिए काफी एक्साइटेड है। दादी ने जो कुछ भी कहा उसका ज्यादा पार्ट शिजुका नहीं समझ पाई, लेकिन एक बात जरूर समझ गई कि चूल्हे की आग पर बने चावल का स्वाद ही अलग होता है। शिजुका फ्लेम को संभाल ही रही होती है कि अचानक एक बूढ़े आदमी का हाथ उसके कंधे पर पड़ता है और उस टच से उसका पूरा जिस्म एक पल के लिए सुन्न हो जाता है। दादी तुरंत रिएक्ट करती हैं, उस बूढ़े आदमी को बाहर भेज देती हैं और शिजुका से माफी मांगती है। वो थोड़ा कंफ्यूज्ड रहता है आजकल, और उसने शिजुका को अपनी वाइफ समझ लिया था जो कुछ टाइम पहले दुनिया छोड़ चुकी है। और हाँ, अब चाहे वो थोड़ा हिलता डुलता रहता हो, लेकिन कभी यह गांव का सबसे डिपेंडेबल हंटर हुआ करता था। तभी एक आदमी अंदर आता है और दादी से पूछता है कि क्या उसके पास कोई बैंडेज या क्रीम है जो वो दे सकती है, क्योंकि उसने अपने हाथ को काफी बुरा काट लिया जब वो बाहर घास काटने वाले ब्लेड से काम कर रहा था। वो उसकी मदद करने जाती है, लेकिन शिजुका उन्हें चेतावनी देती है पट्टी को ज्यादा टाइट मत बांधना, वरना उस हिस्से में जान चली जाएगी। वो कुछ जेन्युइनली हेल्पफुल
टिप्स भी देती है जो ब्लीडिंग कंट्रोल करने में काम आती है। और सबको लगता है कि शायद वो डॉक्टर है, लेकिन वो मुस्कुरा के कहती है मैं तो बस बचपन में डॉक्टर बनना चाहती थी, तो थोड़ा पढ़ लिया था। लेकिन उसकी बातें इतनी यूजफुल होती हैं कि धीरे धीरे सब उससे ही मदद मांगने लगते हैं और बिना किसी ऑफिशियल टाइटल के वो गांव की डॉक्टर बन जाती है। दूसरी तरफ केंचो फील्ड्स में मदद कर रहा होता है और उससे एक गड्ढा दिखाया जाता है, वो जगह जहां गांव का सारा वेस्ट इकट्ठा होता है जो बाद में खाद बनाने के काम आता है। जापान में बारिश के चलते मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स बार बार धुल जाते हैं, इसलिए लोग खुश हैं कि उन न्यूट्रिएंट्स को वापस लाने का यह एक देसी तरीका है। वो हंसते हुए कहते हैं अगर तू इस गड्ढे में डाइव करेगा तो लाइफ में डेफिनेटली आगे बढ़ेगा। लेकिन केंचो उतना एडवेंचरस भी नहीं है कि खुद पे यह बात आजमा ले। और तभी केंचो एक लड़की को अकेले बैठे देखता है जो चुपचाप अपने कुत्ते को सहला रही होती है। वो पूछता है वो कौन है। वो आदमी बताता है वो शहर से तो बच के आ गई, लेकिन रास्ते में अपने माँ बाप को खो दिया। अब उसका कुत्ता ही उसका अकेला परिवार है और तब से उसने एक बार भी मुस्कुराया नहीं। तो केंचो डिसाइड करता है उसे हंसाना अब उसका मिशन है। वो अपने नौटंकी भरे अंदाज में पूरी कोशिश करता है, लेकिन समझता है वो अभी भी एक छोटी सी लड़की है, इसलिए उसके कंफर्ट का पूरा ध्यान रखता है। वो उसके पास जाता है और पूछता है क्या तुम मुझे थोड़ा नाचते हुए देखना चाहोगी। लड़की थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है, ये रैंडम आदमी अचानक उससे बात क्यों कर रहा है। केंचो मुस्कुरा के कहता है ये एक बेसिक कोर्टेसी है, किसी भी लेडी को हेलो कहना, चाहे वो छोटी लड़की हो या कोई बूढ़ी आंटी। इटली में तो ये काफी कॉमन है, लेकिन लड़की को ये समझ नहीं आता। केंचो इटली का एग्जाम्पल क्यों दे रहा है जब वो खुद वहीं से है। थोड़ी देर बाद लड़की के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है। मिशन कंप्लीट। वो अपना इंट्रोडक्शन देता है और पूछता है तुम्हारा नाम क्या है। लड़की बताती है कि उसका नाम अंजू है। तो केंचो कहता है मैं तुम्हें निकनेम के तौर पर एंजी बुलाऊंगा। अब जब दोनों दोस्त बन गए हैं तो केंचो चाहता है कि वो उसका एक फन परफॉर्मेंस देखे जिसमें वो यूडॉन का बोल अपने पिछवाड़े पर बैलेंस करके सबको एंटरटेन करके दिखाएगा। एंजी हंसती है और कहती है मैं पास, इस लेजेंडरी परफॉर्मेंस के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। गांव के एक कोने में बीट्रिक्स को एक वाटर व्हील दिखाया जाता है जो पूरे गांव में बिजली पैदा करने के लिए यूज होता है। आउटपुट ज्यादा नहीं है लेकिन जरूरी चीजों के लिए काफी है। लेकिन अब रिसेंट दिनों में गांव के आसपास काफी ज़ॉम्बी, जंगली सुअर और भेड़िए देखे गए हैं, इसलिए उन्हें इलेक्ट्रिक फेंस को और स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ा जो इसी वाटर व्हील से पावर्ड। ये फेंस ज़ॉम्बी, सुअर और भेड़ियों को दूर रखने के लिए है और अगर कोई इसे छू ले तो उसे एक हल्का झटका जरूर लगेगा। यहाँ बीट्रिक्स को एक और चीज भी समझनी चाहिए। जो बॉक्स पर वो पॉइंट कर रही थी वो सेफ्टी स्विच होता है। अगर कभी इलेक्ट्रिसिटी लीक हो या वोल्टेज लिमिट के बाहर चली जाए तो ये पावर काट देता है। तो वो बीट्रिक्स को वार्न करती है इसके साथ केयरफुल रहना, ये काफी डेंजरस हो सकता है। वापस टेंडो के पास लड़कियां बात कर रही होती हैं कि अब वो स्लोली गांव की लाइफ का मजा लेने लगी हैं। यहाँ काम टफ है और टाइम कंज्यूमिंग भी, लेकिन इसी वजह से वो उन लोगों के साथ कनेक्ट फील कर पा रही हैं जो ये सब रोज करते आए हैं। शाम को जब टेंडो फील्ड में काम कर रहा होता है केंचो उससे मिलने आता है। जब टेंडो खेतों में बिजी था तब केंचो चिकन काटना सीख रहा था और उस एक्सपीरियंस का असर अब तक इतना गहरा है कि वो चिकन टेंडर्स तक नहीं खा पाता। जब दोनों बातें कर रहे होते हैं और मजा ले रहे होते हैं केंचो एक जान पहचान वाला चेहरा देखता है और हिगुराशी को आवाज देता है क्योंकि उसे उससे मिले काफी वक्त हो चुका है। लेकिन हिगुराशी उन्हें देखकर ज्यादा खुश नहीं होता और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। टेंडो उससे पहचान नहीं पाता तो केंचो बताता है वो कॉलेज में उनकी जनरल स्टडीज क्लास में था, लेकिन एक दिन अचानक वो क्लास आना बंद कर दिया। हिगुराशी यकीन नहीं कर पाता कि यह दोनों उससे यहाँ भी टकरा गए। कॉलेज में उनका बस वहाँ होना ही उसके लिए एक सजा था क्योंकि उनके पास वो चीज थी जो उसके पास कभी नहीं थी, खुशी। काफी वक्त बीत गया है उनके, वो मुस्कुराते चेहरे देखे, लेकिन कोई बात नहीं, इस बार सब कुछ उसके अंधेरों भरे प्लान के लिए बिल्कुल सही है। बाद में उसी रात टेंडो अपने डैड को बाहर ड्रिंक करते देखता है और पूछता है क्या वो उनके साथ बैठ सकता है क्योंकि यह उनके साथ वक्त बिताने का एक अच्छा मौका है। उसके डैड को कोई ऐतराज नहीं होता और वो टेंडो को अपने पास बैठने के लिए इनवाइट करते हैं जब दोनों मिलकर तारों को देख रहे होते हैं। थोड़ा झिझक कर टेंडो कहता है कि जब वो छोटा था तो उसने शहर की जिंदगी का सपना देखा था, लेकिन अब वो सोचता है कि गांव में रहना भी बुरा नहीं है। साथ ही उसे यकीन है कि वो यहाँ के कामों में मदद करके अपना योगदान दे सकता है। असल में जो वो कहना चाहता था वो यह है कि वो गांव में अपने परिवार के साथ हमेशा के लिए रहना चाहता है, लेकिन उसके डैड अभी भी इस बात से सहमत नहीं है कि टेंडो अपनी जिंदगी सिर्फ एक छोटे से गांव तक सीमित रखे। उनका मानना है एक आदमी को दुनिया में बाहर निकलकर अपने सबसे बड़े सपने का पीछा करना चाहिए और अपनी पूरी जान लगाकर उससे पूरा करना चाहिए। वैसे भी अभी के लिए यह बात जरूरी नहीं है, लेकिन वो इतना जरूर कहते हैं टेंडो के बाल उसके लुक के साथ बिल्कुल सूट नहीं करते। दोनों इस बात पर हंस पड़ते हैं और रात भर साथ बैठकर पीते हैं क्योंकि यह वही बॉन्डिंग मोमेंट था जो टेंडो दिल से चाह रहा था।